ज्वाइन कर दो सबको। इस यूनिट का लास्ट टॉपिक रह गया है किसी आवेशित चालक गोलीय कोष के कारण, किसी आवेशित चालक गोलीय कोष के कारण विभव, किसी आवेशित चालक गोलीय कोष के कारण विभव। ठीक है, किसी चालक गोले के कारण विभव मैंने करवा दिया था। एक तो चालक गोले के कारण करवाया था और एक समान रूप से आवेशित गोले के कारण विभव, दोनों करवा दिए थे। डिफरेंस देख लेना, चालक गोले के कारण विभव बताया था जहां पर गोले के पृष्ठ पर आवेश था। ठीक है, सिर्फ पृष्ठ पर आवेश था, चालक गोला था, इसका मतलब वो पूरी तरीके से भरा हुआ गोला है। गोला और गोलीय कोष में अंतर समझते हैं ना, गोला मतलब उसके अंदर वॉल्यूम है और गोलीय कोष में क्या होता है, सिर्फ उसका सरफेस है, अंदर कुछ नहीं है उसके। ठीक है, तो गोले के चालक गोला जब लिया था तो ये सॉलिड गोला है, ठोस चालक गोला। ठीक है, जिसके पृष्ठ पर है आवेश। तो इसके कारण जब निकाला था, जब कितना आया था, kq²/2r आया था शायद, kq²/2r शायद। और आपको बताया था मैंने, एक समान रूप से आवेशित गोले के कारण उसके लिए कितना आया था, 3/5 kq²/r। ठीक है, और ये था kq²/2r। ये दोनों डेरिवेशन करवा दिए हैं, नहीं था? कल की बात नहीं कर रही मैं, पहले करवाया हुआ है, दोनों ही करवा दिए हैं। तुम तो डेली आते हो, पहले भी करवाया, इस यूनिट में तो करवाया है ना। चालक गोले के कारण स्थितिज ऊर्जा kq²/2r और स्थितिज ऊर्जा थी वो u = 3/5 kq²/r। ठोस चालक गोले के कारण स्थितिज ऊर्जा और एक समान रूप से आवेशित चालक गोले की स्थितिज ऊर्जा। तो ये दोनों ध्यान रखना। अब पढ़ रहे हैं हम चालक गोलीय कोष। इसका मतलब गोलीय कोष में अंदर ठोस नहीं है, वॉल्यूम नहीं है, सिर्फ क्या है, पृष्ठ है। तो गोलीय कोष में चालक है, उसमें भी क्या होगा, आवेश पृष्ठ पर ही होगा, पर उसका कोई वॉल्यूम नहीं है। जैसे ये गोला है, चालक, तो आवेश कहाँ है, पृष्ठ पर है। और गोलीय कोष है, इसका मतलब क्या है, सिर्फ इसका सरफेस है, अंदर कुछ वॉल्यूम नहीं है। गोलीय कोष का मतलब ये है कि ये ठोस गोला नहीं है, अंदर से खोखला गोला है, सिंपल वर्ड में। ठीक है, अब मान लीजिए इस पर Q आवेश एक समान रूप से वितरित है, ये इसका सेंटर है और ये त्रिज्या है इसकी। ये वाली मान लीजिए Z एक्सिस है, इस Z एक्सिस पर यहाँ पर कोई पॉइंट है P, जो कि बिंदु O से कितनी दूरी पर है, Z दूरी पर है। OP = कितना है, Z दूरी पर है। इस बिंदु P पर विभव का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अभी ये बिंदु P को हमने इस गोले के बाहर लिया है, फिर जब इस बाहर के लिए हम पहले हल कर लेंगे, फिर हम इस Z दूरी को मान लेंगे कि ये त्रिज्या R से कम है, तो गोले R के अंदर आ जाएगा विभव। अब इस Z दूरी को हम R के बराबर लिख लेंगे तो पृष्ठ पर आ जाएगा विभव। ठीक है, तो अब पहले क्या कर रहे हैं, इस बिंदु P को हम गोले के बाहर ले रहे हैं, इस जो कि इसके सेंटर से Z दूरी पर है,
और इस पर हमें क्या निकालना है, विभव का मान निकालना है इस Q आवेश के कारण। ठीक है, अब आपको पता है Q जो है इस गोलीय कोश के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित है। जब कोई पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से वितरित होता है तो हम क्या निकालेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व। जब कोई आवेश किसी आयतन में एक समान रूप से वितरित होता है तो हम क्या निकालते हैं, आयतन आवेश घनत्व। और किसी रेखा में एक समान रूप से वितरित होता है तो रेखीय आवेश घनत्व। अब क्या है, आवेश, अब ये गोलीय कोश है, खोखला गोला है, इसका मतलब आवेश पृष्ठ पर है, अंदर कुछ नहीं है। अब इस गोलीय कोश को हम क्या करते हैं, ऐसे गोलीय कोशों में विभाजित मान लेते हैं, वलयों में विभाजित मान लिया इस गोले को। जैसे ये कोई गोला है, इसमें इस तरीके से संपूर्ण गोले को वलयों में विभाजित मान लिया इस तरीके से। ठीक है, तो हम कोई एक वलय ले लेंगे, ये वाली, मतलब ऐसे हैं, गोले को पूरा नहीं दिखा सकते, इस तरीके से है ये वलय पूरे गोले पर, आगे से ही दिखा रही हूं मैं। तो एक वलय ले लेंगे कोई यहाँ पर, तो वलय को मैं ऐसे बनाऊंगी जैसे ये है, तो एक जो वलय है उसको मैं ऐसे दर्शा रही हूँ, जो कि पूरे गोले पर इस तरीके से होगी। ठीक है, तो वो वलय मान लीजिए ये है। ठीक है, समझ में आ रही, एक वलय ले ली। अब उस वलय के इसमें जो दोनों लाइनें हैं वो काफी पास पास है। ठीक है, R और R प्लस डी आर जैसे लेते तो डी आर इसकी मोटाई हो गई पतली सी, तो ये दोनों क्या है, दोनों पास पास हैं। अब इस बिंदु O से गोले के पृष्ठ पर आप कहीं भी लाइन खींचेंगे उसकी वैल्यू तो R ही रहेगी। ठीक है, तो आप यहाँ से यहाँ देखें या यहाँ से यहाँ देखें, त्रिज्या तो R ही रहेगी आपकी। वलय का नाम दे दीजिए आप ABCD। ठीक है, ABCD आपने इस वलय का नाम दे दिया, कोई एक वलय। इस गोले को हमने गोलीय कोशों में विभाजित मान लिया। एक वलय जो है वो है ABCD, और उसके A और बिंदु B से यहाँ पर दूरी कितनी होगी, R ही रहेगी। ठीक है, ये एंगल मान लीजिए कितना है, थीटा, ये वाला है, तो इस वलय में क्या होगा, डी थीटा। ठीक है, वलय में जो एंगल है वो डी थीटा है, और ये बिंदु जो वलय है वो कितनी दूरी पर है, इससे थीटा एंगल पर है, जेड एक्सिस से। अब ये हो गया आपका R। ठीक है, और इस बिंदु B से P की दूरी हमने मान ली R। ठीक है, तो आपको इसमें एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ये वाला OBP वाला, जिसमें OP सदिश और OB सदिश के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। तो आप परिणामी सदिश R लिख सकते हैं कि नहीं, परिणामी सदिश R कितना होगा, त्रिभुज OPB से परिणामी सदिश R वेक्टर कितना होगा, ये Z है और ये R है, इसको क्या लिखेंगे, Z स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 2ZR cos थीटा, जहां पर थीटा क्या है, Z और R के बीच एंगल है, जहां थीटा Z तथा R के मध्य कोण है। ठीक है, अब पहली वाली जो वलय है ये वाली, तो आप पता है ये जो दूरी है ना, B पॉइंट से P पॉइंट की दूरी ली है वो मैंने R वेक्टर ली है, तो A पॉइंट से P की दूरी भी कुछ R ही रहेगी, क्योंकि ये दोनों क्या है, पास पास हैं बहुत। ठीक है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि वलय से, इस वलय से R दूरी पर बिंदु P पर विभव कितना होगा, क्योंकि यहीं पर तो है आवेश, सेंटर से थोड़े ना लेंगे, विभव का मान ज्ञात कर रहे हैं आवेश के कारण। तो इस वलय से R दूरी बिंदु P पर हमें क्या करना है, विभव का मान निकालना है। तो कैसे लिखेंगे, वलय ABCD से R दूरी पर बिंदु P पर विभव। पहले हम क्या कर रहे हैं, एक वलय के कारण विभव निकाल रहे हैं, फिर क्या करेंगे, संपूर्ण वलयों के कारण विभव निकाल देंगे। तो इस बिंदु P पर इस पृष्ठ आवेश के कारण विभव आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा। पहले एक वलय के कारण विभव निकाल रहे हैं, तो वो कितना होगा, KQ/R स्क्वायर। ठीक है, अब वलय के कारण विभव निकाल रहे हैं, तो वलय पर आवेश कितना है,
ये तो पता होना चाहिए, टोटल आवेश थोड़े ना ले सकते हैं। तो वलय का आवेश कैसे निकालेंगे? माना ऐसे लिख लिया, पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, क्योंकि पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से वितरित है तो पृष्ठीय आवेश घनत्व को आप किससे प्रदर्शित करते हैं? सिग्मा से। सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू इज इक्वल पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठ पर आवेश का मान Q बाई ए होगा। ठीक है, Q बाई ए लिखेंगे। जब आयतन आवेश घनत्व लिखते हैं तो Q बाई V लिखते हैं, तो यहाँ पर Q बाई ए, तो Q बाई ए कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से Q इक्वल टू कितना आएगा? सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर, इतना आएगा कि नहीं? तो जब बिंदु P पर विभव का मान आप ऐसे लिख सकते हैं कि Q बाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, पृष्ठीय आवेश घनत्व निकाल रहे हैं, द्रव्यमान बटे आयतन, तो वो पृष्ठीय आवेश घनत्व के लिए पृष्ठ पर आवेश का मान बटे पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, पृष्ठ पर आवेश का मान बटे पृष्ठ का क्षेत्रफल। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, Q ऐसे भी लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू सिग्मा डी ए। लिख सकते हैं ना, जैसे Q इज इक्वल टू क्या आएगा? सिग्मा ए, या फिर लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू सिग्मा डी ए। डी ए का डेरिवेशन करके ये तो आ जाएगा, तो Q इज इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा डी ए। तो इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको 2, तो ज्यामिति से लिखा है। अब देखो, जैसे ये आता है तो थ्योरी क्या लिखेंगे? दोबारा रिपीट कर रही हूँ, किसी आवेशित चालक गोलीय कोश के कारण विभव। माना कोई गोलीय कोश है जिसका केंद्र O है और त्रिज्या R है। इस गोलीय कोश में Z दूरी पर, केंद्र से Z दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें विभव का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इतना लिखने के बाद में फिर लिखेंगे हम इस बिंदु P पर विभव का मान ज्ञात करने के लिए संपूर्ण गोले को गोलीय कोशों में विभाजित मान सकते हैं। माना एक गोलीय कोश कितना है? गोलीय वलयों में विभाजित मान सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। पहली गोलीय वलय मान लीजिए ABCD है। ठीक है, ABCD है, बिंदु B से, वलय के बिंदु B से P दूरी पर हमें विभव का मान ज्ञात करना है। तो विभव कितना होगा? दूरी R है। ठीक है, तो विभव का मान कितना हो जाएगा? KQ बाई आर स्क्वायर। ठीक है, और पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा लिखेंगे, पृष्ठ पर आवेश का मान बटे पृष्ठ का क्षेत्रफल, Q बाई 4 पाई आर स्क्वायर, या फिर हम Q को क्या लिख सकते हैं? सिग्मा ऑफ डी ए। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। अब ये मान यहाँ समीकरण 1 में रख दो, तो विभव का मान कितना हो जाएगा समीकरण 1 में रखने पर? समीकरण 1 में रखने पर विभव कितना हो जाएगा? के Q का मान कितना है? सिग्मा डी ए बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर नहीं आता विभव में, आर ही आता है। विभव में आर स्क्वायर नहीं आता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में आता है आर स्क्वायर। के क्यू बाई आर होता है ना विभव। ठीक है, तो यहाँ पर आर ही आएगा। अब एक वलय पर जितना आवेश है उस आवेश के कारण विभव निकाल रहे हैं, फिर दूसरी वाली वलय यहाँ होगी, फिर तीसरी वाली वलय यहाँ होगी, इस तरीके से। ठीक है,
तो पहले एक वलय के कारण निकाल लें। अब यहाँ पर विभव हम सिर्फ एक वलय के कारण निकाल रहे हैं, तो डी ए किसका क्षेत्रफल है? इस वलय का क्षेत्रफल है ना। तो क्षेत्रफल कितना होगा इसका? जैसे देखो इस त्रिभुज में, ये रफ कर देती हूँ, इस आर स्क्वायर की वैल्यू याद रखना बस। आर को कितना लिया है यहाँ पर? अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2ZR कॉस थीटा। ठीक है, वलय का क्षेत्रफल होगा ये डी ए। वलय ए बी सी डी का पृष्ठीय क्षेत्रफल डी ए कितना होगा? वलय की चौड़ाई इंटू 2πr। ठीक है, वलय की जो परिधि होगी वो इंटू वलय की चौड़ाई। अब वलय की चौड़ाई कितनी है आपको दिख रही है? ए बी हो सकती है या सी डी, बोल सकते हैं ना वलय की चौड़ाई। वलय की चौड़ाई निकालो कितनी है? ए बी निकालना है हमें। ठीक है, अब इस वाले एंगल से देखो, त्रिभुज ए ओ बी में, त्रिभुज ए ओ बी में आप कोण बराबर कितना होता है? चाप बटे त्रिज्या होता है कि नहीं? कोण बराबर कितना होता है? चाप बटे त्रिज्या। और कोण है आपका डी थीटा। ठीक है, कोण डी थीटा है। चाप कितना है? ए बी। और त्रिज्या कितनी है इसकी? आर है। तो आपको ए बी जो हमें चाहिए, वलय की चौड़ाई, ए बी का मान कितना हो रहा है? आर डी थीटा। तो वलय की चौड़ाई कितनी है? आर डी थीटा। ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा? आर डी थीटा इंटू 2πr। अब आर जो है ना यहाँ पर, वो वलय की त्रिज्या है, समझ रहे हैं आप? क्योंकि हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं? वलय का पृष्ठीय क्षेत्रफल ले रहे हैं, इस वाली वलय का। ठीक है, इस वाली वलय का पृष्ठीय क्षेत्रफल ले रहे हैं। ये है आपके पॉइंट्स बी ए एंड सी डी। ठीक है, इस वाली वलय की बात कर रहे हैं। इस वलय का पृष्ठीय क्षेत्रफल ले रहे हैं डी ए। तो वलय की चौड़ाई कितनी आ गई आपकी? वैसे तो क्षेत्रफल कितना होता है इसका? 2πr होता। पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि देखते हैं, वैसे तो πr स्क्वायर होता है, पर पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा किसका? 2πr होता है। लेकिन अब इसकी कुछ ना कुछ चौड़ाई भी है, तो चौड़ाई ऐड होगी ना, इंटू होगी। इस वलय का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखते हैं तो 2πr। अब वलय ऐसी है कि इसकी कुछ ना कुछ चौड़ाई है, तो 2πr में हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी चौड़ाई का। तो r जो है वो इस वलय की त्रिज्या है, और वो कितनी होगी? इतनी होगी कि नहीं? इसका मतलब वलय की त्रिज्या आप ये ले सकते हैं ना, ये वाली। यहाँ पर पॉइंट मान लीजिए बी ई। आर यहाँ पर जो है वो वलय की त्रिज्या है। ठीक है, आर क्या है? वलय की त्रिज्या है। इसका मतलब क्या है? वलय की त्रिज्या ई बी होगी। समझ रहे हैं ना, ये वाली। ठीक है, अब वलय की त्रिज्या, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? इस वाले त्रिभुज से, इस वाले त्रिभुज से निकाल सकते हैं कि नहीं? थीटा एंगल बना हुआ है, ये आपको पता है आर है, तो ये आर साइन थीटा आएगी कि नहीं बताओ? आएगी ना। तो वलय की त्रिज्या आर, आर इक्वल टू कितना है? बी ई इक्वल टू आर साइन थीटा। ठीक है, कोई चीज समझ में नहीं आया तो मुझसे कह देना कि ये रिपीट करनी है। तो ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2πr साइन थीटा हो जाएगा। ये जो r है वो वलय की त्रिज्या है, ध्यान रखना। ये वाली r नहीं है जो गोले की त्रिज्या है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2πr साइन थीटा r डी थीटा। ठीक है, तो वलय की सॉरी ये क्या लिख रही हूँ? वलय की
चौड़ाई आर डी थीटा, यहाँ तो वही आएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल आ रहा है ना। वलय का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख रहे हैं, वलय की चौड़ाई इंटू 2 पाई आर। ठीक है, वलय की चौड़ाई कितनी आ गई यहाँ से, ए बी इक्वल्स टू आर डी थीटा। ठीक है, इंटू 2 पाई आर। आर क्या है, वलय की त्रिज्या, वलय की त्रिज्या है ईबी, ईबी का वैल्यू निकाला आर साइन थीटा, आर साइन थीटा की यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दी आर डी थीटा। तो वलय का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका कितना आ गया, 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। ये और ये समीकरण नंबर 3। तो ये जो डी ए का वैल्यू है आपको अब इसमें रखना है। जहां से जो चीज समझ में नहीं आई वो मुझसे पूछ लो दोबारा। मैम ये ऐसे हो सकता है, आपने कैपिटल आर दो जगह एक मानिए तो r1 r2 करके कर लिया और नीचे उसके बगल में मान के बराबर कर दिया r, ये r1 r2 r बराबर आर और आर तो सेम ही है ना दोनों, अलग अलग करके कर देंगे ना, पीछे r के बराबर कर देंगे तो समझने में आसान हो जाएगा। अब सब जगह r r2 तो होगा मैं, अच्छा हाँ, इसको ऐसे मान लो आप, मैं इसको ऐसे कर देती हूँ, स्मॉल आर ये वलय की त्रिज्या है। ठीक है, वलय की त्रिज्या स्मॉल आर वो इस वाले इसकी है, वलय की त्रिज्या अलग बात है और गोले की त्रिज्या अलग बात है। जैसे ये हो गया गोला, ये तो इसकी त्रिज्या हो गई, ठीक है आर, लेकिन मैंने वलय लिए यहाँ पर, तो इस वलय की त्रिज्या तो ऐसे निकालोगे ना, तो इसको मैंने आर मान लिया। अब ये वाला एंगल जो है आपका थीटा है और ये आर है, तो इसको आर साइन थीटा लिख सकते हैं ना, तो ये स्मॉल आर लिख लो चलो इसको। ठीक है, अब कोई दिक्कत है नहीं। नीचे वाली ये वाली, पर यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी, ये मैंने आर दूरी पर माना है। ठीक है, हाँ अब क्या बोल रहे हो, यही था। इसको समीकरण नहीं थी कोई, इसको 2 रख दो, इसका तो कोई यूज ज्यादा है नहीं, पर ये सेकंड ये लिख लो चलो इसे। समीकरण 3 से मान इस समीकरण में रखने पर मिटा दूं, ये तो मिटाई दूं। समीकरण 3 से डीए का मान, वलय का पृष्ठीय क्षेत्रफल है डीए, जिसका मान समीकरण में रखने पर यहाँ पे रखना है। विभव कितना हो जाएगा, के तो कांस्टेंट ही है, ठीक है, और आर सिग्मा डीए का वैल्यू रख दो, ये वाला डीए का वैल्यू है ना 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, अब आर का मान हम लिख सकते हैं वहां से ज्यामिति से, जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2ZR कॉस थीटा, जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 2ZR प्लस जेड स्क्वायर। तो इस आर का मान ज्यामिति से यहाँ पर लिख लो, कोष्ठक में दोबारा लिख लो चाहे तो v इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, के सिग्मा
2 पाई भी वैसे कांस्टेंट ही है, 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा अपॉन जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2ZR कॉस थीटा डी थीटा। अब थीटा की हमें लिमिट भी लगानी है। ये आर अंदर समाकलन के अंदर छोटा है, खाली तो है। कौन सा वाला? ये आपने इसकी वैल्यू रखी है पर आर, ये वाली आर की वैल्यू देखो, वैसे तो ये बाहर है, ठीक है। अब इस आर का मान आप जब रख रहे हैं तो वो थीटा के पदों में आ रहा है, और समाकलन आप क्या कर रहे हैं थीटा के रेस्पेक्ट में, तो फिर वो अंदर ही आ जाएगा ना। वैसे तो आर परिमाण है, कोई पता नहीं है कि अब इस आर को आप थीटा के पदों में लिख देंगे तो थीटा के साथ पे जब कलन हो रहा है तो वो कांस्टेंट नहीं ले सकते ना उसको। अब ये कांस्टेंट हो जाएंगे 2 पाई और आर स्क्वायर, ठीक है। 2 पाई आर स्क्वायर के सिग्मा बाहर आ जाएगा साइन थीटा डी थीटा अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2ZR कॉस थीटा। अब देखो थीटा की लिमिट हम क्या लगाएंगे, ये चीज हमने थीटा की लिमिट लगाएंगे यहाँ पर 0 से पाई। अब 0 से पाई क्यों लगाई है, 0 से पाई/2 क्यों नहीं लगाई, या 0 से 2 पाई क्यों नहीं लगाई? इसका रीजन ये है, जैसे देखो थीटा क्या है आपका, इस वलय से जो एंगल बन रहा है वो वाला है, ठीक है। इस जिस पी पॉइंट पी पर आपको विभव निकालना है उस वाली एक्सिस से और इस वलय के मध्य कोण है, ठीक है। पहले हमें क्या निकालना है, इस संपूर्ण गोले के कारण इस बिंदु पी पर विभव निकालना है। पहली एक वलय वो कहाँ है, इस थीटा एंगल पर है। ये वलय यदि मान लीजिए यहाँ होती, ऊपर भी तो होगी एक टॉप पर, तो ये एंगल कितना हो जाता, 0 हो जाता। फिर यहाँ पर मान लीजिए ये एंगल हो गया। अब ये वाली वलय आप यहाँ पर लेते हैं, तो इस पॉइंट से जब दूरी करेंगे तो ये एंगल यहाँ आएगा कुछ, तो थीटा कितना हो जाएगा उस केस में 90 हो जाएगा। फिर वलय हम नीचे आएंगे, इस वाली वलय की बात करते हैं, तो ये पॉइंट आर यहाँ पर बनाएंगे और आर से ये बिंदु पी पर, तो इस केस में थीटा और बढ़ जाएगा 90 से कहाँ तक आएगा, जब ये मान लीजिए इस वाली वलय की बात करते हैं, क्योंकि सबको ही ऐसे वलयों में विभाजित किया है, तो इस वाली वलय की जब बात करेंगे तो यहाँ पर बनेगा इस पॉइंट पी से यहाँ, तो इसका मतलब थीटा का कितना हो जाएगा इस केस में, यहाँ से 0 से 90 हुआ, 90 से बढ़ते 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 थीटा कहाँ तक आ रहा है, पाई तक आ रहा है, ठीक है। अब पाई से ज्यादा क्यों नहीं ले रहे हैं, इसका रीजन क्या है कि आप जब इधर आएंगे तो इस वाली वलय की डिस्कस तो हम पहले ही कर चुके हैं, इसको दोबारा लेने की जरूरत नहीं है ना, इधर बढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि सारी वलय आपकी आ गई हैं, ठीक है। तो इसलिए एंगल लेंगे हम, लिमिट लेंगे थीटा की 0 से पाई। अच्छा रिजॉइन करो।